गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यूक्लियर साइज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूक्लियस के कंपोजिशन, न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं तो न्यूक्लियस का कोई वेल डिफाइंड साइज नहीं होता, कोई फिक्स बाउंड्रीज न्यूक्लियस की नहीं होती। जिगजैग बाउंड्रीज इसकी हो सकती हैं, किसी भी शेप की हो सकती हैं, लेकिन साइज का इतना कम होता है कि हम इसको एक स्फीयर की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जिसमें आर हम लोग कंसीडर करते हैं न्यूक्लियस की रेडियस को लेकर के। रिलेशन से एक और मजेदार सा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी न्यूक्लियस में भी जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, यानी जो प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियॉन्स के रहने की, वो इसकी सेंट्रल पार्ट पे ज्यादा है। जो आउटर एरिया है या आउटर स्पेस है किसी भी न्यूक्लियस का, वहां न्यूक्लियॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है। साइज काफी कम है, हम लोग इसको स्फेरिकल ट्रीट कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन ही हम लोग यहां निकालेंगे। और पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो ये आया कि किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है, यानी जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम वो कंटेन करेगा। अब इस चीज को लेकर के रीडिफाइन एक तरीके से हम लोगों ने किया न्यूक्लियस को, वॉल्यूम को लेकर के। और आगे हम लोग यहां से अगर थोड़ा सा देखते हैं मैथमेटिकली तो हमें क्या मिलता है, देखें जरा। 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, तो नो डाउट जो रेडियस है वो मास नंबर के 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैं यहां एक नया कांस्टेंट लेकर के आता हूं जिसे इंपेरिकल कांस्टेंट कहता हूं। वैसे तो ये यहां कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो एग्जैक्टली रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इक्वल्स टू इंपेरिकल कांस्टेंट आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 1/3, वेयर a इज द मास नंबर ऑफ एनी न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस की बात हम लोग करें तो आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू पावर -15 आती है, दैट इज -15। और -15 मीटर की जो भी डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम लोग फर्मी या फेमिटो के नाम से जानते हैं। तो इट मे बी ऑल्सो रिटन एज 1.2 फर्मी। डियर स्टूडेंट्स, दोनों की ही जो यूनिट्स हैं, जैसे रेडियस है या इंपेरिकल कांस्टेंट है, दोनों की जो यूनिट्स हैं वो मीटर होंगी एसआई सिस्टम में। अब काफी छोटी होती है तो इसे हम लोग 10 टू पावर -15 मीटर ऑर्डर यानी फर्मी या फेमिटो भी कहते हैं। साइंटिस्ट हैं फर्मी, तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए हम लोग जो है इसे फर्मी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहें। किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अगेन न्यूक्लियस का जो सेंट्रल कोर है उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है, और आउटर कोर में जो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है डेंसिटी का, कंपैरेटिवली कम मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ एवरेज मास की बात करेंगे, एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी न्यूक्लियस के टोटल मास की बात करें तो दैट इज m into a, where m is the average mass of a nucleus। स्मॉल m जो है वो एवरेज मास है किसी भी न्यूक्लियॉन का। न्यूक्लियॉन में अगर हम लोग बात करें तो दो चीजें हो सकती हैं, प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल m इज टेकन हियर एवरेज मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरे को मास ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा, दैट इज m into a। सिंपल सा यूनिटरी सिस्टम है कि अगर एक बनाना मेरा 5 रुपीज का आता है तो 12 बनाना 60 रुपीज के होंगे।
सेम कॉन्सेप्ट इज देयर। तो एक एवरेज न्यूक्लियन बोले तो इट मे बी प्रोटॉन और मे बी न्यूट्रॉन का मास स्मॉल एम, और ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जैसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट यहां कर रहे हैं, तो टोटल मास हमारा हो गया m इंटू ए। अब डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को मैं प्लेस कर सकता हूं वॉल्यूम के साथ में डेंसिटी निकालने के लिए। तो नो डाउट दैट इज 4/3 पाई आर क्यू, दैट इज वॉल्यूम। अब यहां r की वैल्यू को मैं इंपेरिकल कांस्टेंट के टर्म्स में डालना चाहूंगा, तो दैट इज 4/3 पाई, r की वैल्यू दी r0 इंटू a टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 ये मेरे पास यहां है, इसलिए मैंने इसको प्लेस किया। अब इस तरह से अगर मैं देखता हूं तो दैट इज 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a, ये मेरे पास मिल गया वॉल्यूम ऑफ एनी न्यूक्लियस। इस वॉल्यूम को और टोटल मास को अगर मैं ट्रीट करता हूं तो मुझे यहां से डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकल के आती है, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यहां ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो टर्म है ये मेरे को मिलता है 3m ओवर 4 पाई r0 क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, m यहां एवरेज मास है न्यूक्लियन का, 4 पाई कांस्टेंट है, r0 इंपेरिकल कांस्टेंट है। तो यहां से मैं ऐसा देखता हूं कि किसी भी न्यूक्लियस की, चाहे वो हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, या व्हाटएवर सो, कोई बड़ा न्यूक्लियस मैं यूरेनियम का लेता हूं, तो सबकी डेंसिटी कैसी आएगी? कांस्टेंट आएगी, सेम आएगी। अब कैलकुलेशंस की बात हम लोग करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज डाल करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को 10⁻17 ऑर्डर की मिलती है। यहाँ स्मॉल m मास, एवरेज मास फॉर न्यूक्लियन जो है वो है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। r0 मेरा 10⁻15 मीटर ऑर्डर का है। डेंसिटी की मैं कैलकुलेशन करता हूं, दैट इज 2.30 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एक कांस्टेंट है, और कोई भी न्यूक्लियस हो, जैसा मैंने अभी बताया, हर न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो इतनी ही आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां भी हम देखते हैं तो इट्स ए वेरी ह्यूज नंबर। नॉर्मल कंडीशंस में इतनी ज्यादा डेंसिटी हम लोगों को एनवायरनमेंट में कहीं मिलती नहीं है। तो यहां कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं दो अलग अलग न्यूक्लियस की डेंसिटी को कंपेयर करने का मिलता है। तो कंपैरिजन 1/1 का आ रहा है ऑलवेज, बिकॉज ऑफ कोई भी न्यूक्लियस हो, छोटा हो बड़ा हो, हर किसी की डेंसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाता है कि अगर एटॉमिक साइज का हम लोग कोई न्यूक्लियस ले लें, फिर समझिए मैंने कहा एटॉमिक साइज का कोई न्यूक्लियस ले लें तो उसका मास कितना हो जाएगा, जरा देखते हैं। एटॉमिक साइज होता है 10⁻10 मीटर ऑर्डर, और न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो होता है 10⁻15 मीटर ऑर्डर। ये रेडियस का कॉन्सेप्ट है, दैट इज रेडियस फॉर न्यूक्लियस एंड दैट रेडियस फॉर एटम। तो यहां से अगर मैं किसी न्यूक्लियस को बढ़ाते बढ़ाते किसी एटॉमिक साइज पे ले जाता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 किलोग्राम का आता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। एक एटम का साइज बहुत कम होता है, एक ऑलपिन की टिप के ऊपर 10⁻6 एटम्स ऑलमोस्ट रिसाइड कर सकते हैं। तो कितना ज्यादा ह्यूज मास हो जाएगा, नो डाउट क्रेन से भी नहीं उठ पाएगा, 10⁻6 किलोग्राम के करीब आएगा। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों का यहां से मिल जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां इसको कंक्लूड हम लोगों ने डेंसिटी को लेकर के कर रखा है। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज सेम, जैसा मैंने अभी बताया था, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां क्लियर मेंशन भी किया है, independent of mass, number 8 the mass density of atom does not follow this rule। ये एटम की मास डेंसिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, न्यूक्लियस की नहीं कर रहे। एटम की जो मास डेंसिटी है वो छोटे और बड़े एटम्स के लिए अलग अलग होती है, जबकि न्यूक्लियस कोई भी हो सबकी डेंसिटी सेम होती है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहां देखें इसको, तो ये हमें मिलता है द न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस। मैं पहले ही बता चुका हूं, it has a maximum value at the center and gradually decreases to 0 as we move away from the center. The effective value of nuclear density or nuclear radius is taken as the distance from the center at which the density decreases to half the value of center। अब नो डाउट साइज को लेकर के भी यहां लड़ाई होगी कि भैया किस जगह तक हम लोग न्यूक्लियस को माने। तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए
ये मेरे पास पूरा कोई एक न्यूक्लियस है। अब जैसा अभी मैंने डिस्कस किया, इसका जो सेंट्रल पार्ट है यहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। एक सर्टेन रेडियस पर आकर के जो डेंसिटी है वो नो डाउट हाफ हो जाएगी। मान लीजिए यहां डेंसिटी रो है और यहां आकर के डेंसिटी रो बाई 2 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो इसका रेडियस है वो सिर्फ मैं यहां तक काउंट करूंगा। किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस मैं रो बाई 2 डेंसिटी तक काउंट करता हूं, जबकि न्यूक्लियस का साइज कंपैरेटिवली काफी बड़ा होता है, लेकिन यहां डेंसिटी जो है वो कंपैरेटिवली काफी कम होती है। ऐसा इस पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू न्यूक्लियर डेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। पैटर्न आप लोगों का चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली छोटे क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें तो पहले भी छोटे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे जिससे हमें ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए कि भाई जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो कितना हमें क्लियर हो गया। छोटा सा फॉर्मूला लगा करके देखिए, न्यूक्लियर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली आसान हैं, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, इसलिए उनसे घबराना नहीं है और सही सही कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या कहता है। द नेचुरल क्लोरीन इज फाउंड टू बी ए मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप्स। पहला आइसोटोप है 34.98 AMU का और दूसरा आइसोटोप है 36.98। Their relative abundance is 75.4 and 24.5%। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जितने भी आइसोटोप हैं वो अलग अलग क्वांटिटी में हम लोगों को नेचर में मिलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 2 आइसोटोप है तो 50-50% मिलेंगे, आधे आधे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। 3 आइसोटोप है तो 33% मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर किसी की एबंडेंस है वो अलग अलग होती है। जैसे क्लोरीन के बारे में यहाँ काफी इंफॉर्मेटिव हम लोगों को चीजें मिल रही हैं, तो क्लोरीन की एबंडेंस जो है वो 34.98 AMU वाला जो है उसकी है कितनी, 75.4%, और जो 36.98 AMU का है उसकी जो परसेंटेज है वो 24.6 है। अब ऐसी स्थिति में वो हमसे पूछता है फाइंड कंपोजिट एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरल क्लोरीन। नो डाउट यहां जो कॉन्सेप्ट आएगा वो हमारा वेटेज मीन का आएगा। अरे भैया नॉर्मल सी बात है, किसी फैक्ट्री में अगर जो हायर ऑर्डर के इंजीनियर्स हैं वो ज्यादा कमाई करते हैं, वहीं लेबर्स कंपैरेटिवली कम कमाई करते हैं, तो जब बात आती है बोनस की या सैलरी हाइक की, तो निश्चित रूप से वेटेज सैलरी हम हाइक की बात करते हैं। भैया जो ज्यादा मेहनत करता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको कंपैरेटिवली ज्यादा सैलरी हाइक मिलता है, या ऐसे कहें जो कंपनी के लिए ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा डिवोट करता है, वही वेटेज हाइक का कॉन्सेप्ट यहां पे है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली जो ये 2 चीजें हैं इनको एक जगह पे हम लोग क्लब करेंगे, इन 2 चीजों को एक जगह पे क्लब करेंगे, उसके बाद हम इसका एवरेज निकालने की बात करेंगे। तो रेशियो मैथमेटिक्स में एवरेज मीन कैसे निकालते हैं ये चीज हम लोग पढ़ के आए हैं, वो यहां से और रिकॉल हो जाएगी। जरा देखिए, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बस मेरे को फिलॉसफी देनी थी कि हम यहां ऑलवेज वेटेज मीन की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, पहले वाला जो हमारे पास आइसोटोप था उसका वेटेज मीन ये हो गया 75.4% मल्टीप्लाइड बाई 34.98। दूसरा जो है उसका हो गया 24.6% मल्टीप्लाइड बाई 36.98। दोनों को हम लोगों ने ऐड किया, एवरेज लेने के लिए क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। सेम थिंग फॉर ये परसेंटेज के लिए हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया और ये हमें यहां पे मिल जाता है 35.47 AMU। तो इस तरह से वेटेज मीन निकाल करके हम लोग आइसोटोप्स का यहां बात करना चाहेंगे, इनके एटॉमिक मासेस की। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगेन छोटा सा है लेकिन कैलकुलेशन जरूर यहां पे अच्छी होगी। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ GE70। आप सबको पता है कि ये जो 70 यहां पे लिखा है ये कहीं ना कहीं इसका मास नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, मास नंबर है जिसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते चले आए हैं। गिवन R0 इक्वल्स टू 1.1 फर्मी या फेमिटो, इट स्टैंड फॉर 1.1 into 10 to power -15 मीटर। तो आई होप सो ये बात आपको यहां पे क्लियर होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन की बात करें तो छोटा सा फॉर्मूला है बिल्कुल बच्चों वाला, उस फॉर्मूले को हम लोग यहां पे यूज करेंगे और इजीली आंसर हमारे पास होगा।
देखिए ए हमें प्रोवाइडेड है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया और डाल दिया। चलिए फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे अगर फर्मी में ही दे रखा है तो ये भी चलेगा, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आपको अपना फाइनल आंसर ऑलवेज SI सिस्टम में देना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। जस्ट फॉर ए शेक, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए न्यूट्रॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। 1932 में चैडविक ने बेसिकली एक इवेंट है या एक रिएक्शन के थ्रू इसको सबसे पहले पहचाना। 1932 में चैडविक के थ्रू 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है आप लोगों से, इसलिए मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन थी हाइड्रोजन और बेरिलियम को लेकर के। जब ये दोनों हम लोगों के कंबाइन होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक न्यूट्रॉन मिलता है और कार्बन मिलता है। एग्जैक्टली इट इज नॉट 12/6, ये जो है C612 है रिप्रेजेंटेशन, यानी कार्बन का 12 वाला आइसोटोप है। तो इस रिएक्शन के थ्रू आपको चैडविक ने दिया सबसे पहले न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट। अब न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो हम लोग पहले से जानते ही हैं, लेकिन फिर भी यहां हम लोग उनको समराइज करना चाहेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। न्यूट्रॉन इज ए एलिमेंट्री पार्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये एलिमेंट्री पार्टिकल पहले से थे। एक एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रॉन चैडविक ने 1932 में ऐड कर दिया। दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई। ये कहां रहता है? ये रहता है न्यूक्लियस के अंदर, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम मेरे को मिलता है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मिलता है, यहां पे न्यूट्रॉन नहीं मिलता। बाकी सबके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे को मिलते हैं। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। पहले भी मैं बता चुका हूं कि भैया ये नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मास जो है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है। क्या? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ये स्लाइटली ग्रेटर देन है, इसलिए मैंने यहां पे इक्वल का साइन लगा दिया, टेढ़ा करके लगा देते हैं। ये हमने यहां मास भी इनके दोनों के दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन से प्लेस पे जाकर के ये चेंज आता है। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर तो स्टेबल है। हमें दिखने में सीधे साधे लग रहा है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये सीधे साधे होते नहीं है। जब तक ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तब तक चुपचाप पड़े रहते हैं, स्टेबल कंडीशन में होते हैं। लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे ये अनस्टेबल होते हैं और तुरंत इनका डिसइंटीग्रेशन होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूट्रॉन जैसी छोटी चीज, इतनी छोटी चीज, इसका डिसइंटीग्रेशन क्या होगा? एब्सोल्युटली डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन जो है वो पाई मीजोन्स की हेल्प से क्या बनाता है? प्रोटॉन बनाता है, या मैं कह सकता हूं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर कन्वर्टेबल है। फर्दर स्टडीज ऐसा कहती हैं कि अगर एक प्रोटॉन को मैं नेगेटिव पाई मीजोन के साथ ऐड करता हूं तो वो न्यूट्रॉन मुझे प्रोवाइड करता है, या इसका वाइस वर्सा ट्रू है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी न्यूक्लियस से बाहर जो न्यूट्रॉन होगा वो मोस्ट अनस्टेबल होगा। प्रोटॉन्स हमारे स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मोस्ट स्टेबल होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो किसी भी न्यूक्लियस से बाहर अनस्टेबल मिलता है हम लोगों को। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। बीइंग न्यूट्रल दे डू नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। इवन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो लो आयोनाइजिंग पावर्स रखते हैं। आप अगर न्यूट्रॉन की हेल्प से आयोनाइज करने की कोशिश करेंगे तो आयोनाइज जनरली नहीं होता। Being neutral, neutrons are not repelled or attracted by the nucleus। जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे काम नहीं करता। They can easily penetrate heavy nuclei and induce nuclear reactions। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। अगर मैं यहां थ्रो करता हूं इलेक्ट्रॉन को तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये इजीली इसके अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन चूंकि इसका मास इतना कम है तो हम कितनी भी वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे इसका मोमेंटम कंपैरेटिवली काफी कम होगा और ये इसको अंदर जाकर के पेनिट्रेट नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई बैलून है, आप उस बैलून को कितनी भी तेजी से अपने फ्रेंड की तरफ फेंकोगे तो वो उसको हार्म नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इस तरह से मान सकते हैं।
अब दूसरा, अगर मैं यहां प्रोटॉन को लेता हूं और प्रोटॉन को हाई वेलोसिटीज के साथ में न्यूक्लियस की तरफ बम्बार्ड करता हूं, तो ये कभी भी इसको पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे नजदीक जाएगा यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है इन दोनों के बीच वो इफेक्टिव होंगे और ये एक सर्टेन डिस्टेंस से वापस आ जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं यहां पे न्यूट्रॉन्स की, अगर मैं न्यूट्रॉन्स को एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ में थ्रो करता हूं टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियस, तो ये इसको पेनिट्रेट करके कई बार तो इसके बाहर निकल जाता है और कई बार ये इसके अंदर रिसाइड कर जाता है। अगर ये फिनोमिना आपको समझ आ गया तो न्यूक्लियर रिएक्शंस या इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। हालांकि ये टॉपिक हम लोगों को आगे बढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, होता यह है कि जब हम एक एप्रोप्रिएट एनर्जी का न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, तो ये इसके अंदर रिसाइड कर जाता है, बाहर नहीं निकलता, इसके अंदर ही रह जाता है। जब अंदर रह जाता है तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्प्लिट अप ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब ये चूंकि आर्टिफिशियली हो रहा है तो हम लोग इसको कहेंगे आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस या इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस। तो न्यूट्रॉन का एक बड़ा बढ़िया सा रोल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर, इन हैवियर न्यूक्लियाई द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर। देखिए, छोटा न्यूक्लियस में बात करता हूं, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस बात करता हूं, तो बड़े न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जबकि छोटे में ऑलमोस्ट या तो बराबर होता है या तो कई बार कम भी होता है। तो ये रिलेशंस नॉर्मली जो इन्वेंशंस हैं या जो खोज की हुई है लोगों ने, उनको हमने यहाँ पे लिस्ट करके एक तरह से बताया हुआ है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा। बड़ा आसान सा टॉपिक है, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए, बिल्कुल डिफर होती है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन के कंपैरेटिवली। आप सबको पता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का रोल भी कंपैरेटिवली बहुत ही रेयर होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जबकि जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कोई कंसर्न ही नहीं होगा। निश्चित रूप से किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल कोर है किसी भी एटम की, वही पार्टिसिपेट करेगा। अब जनरली होता क्या है या न्यूक्लियर रिएक्शंस क्यों होती हैं, इस चीज को हमने एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां आपको हाईलाइट किया हुआ है। ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ वन एलिमेंट into the nucleus of another element। यहां से एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूंगा। हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश के एमपी के ट्राइबल एरियाज हैं वहां के बारे में तो सुन रखा है कि उन लोगों के पास में कुछ, आज भी, पीछे की बात तो छोड़िए, आज भी उनके पास में एक आर्ट है या उनके पास में टेक्नोलॉजी है, दे कैन कन्वर्ट आयरन टू गोल्ड, यानी वो लोहे को सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। अगर आप कभी रेड फोर्ट गए हो तो वहां पारस पत्थर का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, यानी एंशिएंट इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जहां हम आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे। तो देखिए, हम यहां एलिमेंटल चेंज की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस चेंज की बात कर रहे हैं। नॉर्मली विश्वास होता नहीं है, केमिकल चेंजेस तो सबको पता है हो जाते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है। इट कैन बी प्रूव बाय दिस डेफिनेशन। ये क्या कहती है डेफिनेशन, कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में बेसिकली एक स्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है किसी दूसरे न्यूक्लियस में, वो भी स्टेबल होगा। तो अब गोल्ड और आयरन का ही हम लोग कॉन्सेप्ट क्यों लेते हैं, ये एक अलग रिसर्च का क्वेश्चन है, टॉपिक है। हम इसको बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी एंशिएंट आप लोगों को स्टोरीज मिलती हैं, जितने भी इन्वेंशंस मिलते हैं, वो नो डाउट कहीं ना कहीं सही हैं। अब वहां तक हमारी फिजिक्स या हमारी केमिस्ट्री अभी नहीं पहुंच पाई है, इसलिए शायद हम उन चीजों को विश्वास नहीं करते। लेकिन डियर स्टूडेंट्स,
एलिमेंटल चेंज पॉसिबल है, आज भी हो रहा है, आज भी हम लोग करते हैं। ये एक अलग बात है कि हम आयरन से गोल्ड नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आज भी एलिमेंटल चेंज है। और अगर एलिमेंटल कोई चेंज होता है, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन का। अब कैसे कोई न्यूक्लियस चेंज हो सकता है, इसके लिए अभी इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी या इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट तो मैंने दिया था कि आपने एक एप्रोप्रिएट एनर्जी का न्यूट्रॉन लिया और उसको किसी न्यूक्लियस के ऊपर बॉम्बार्ड किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो उसके अंदर रुक जाएगा। तो रुकेगा तब भी एलिमेंटल चेंज हो सकता है, और रुकने के बाद जब उसने क्या कर दिया, फिजन कर दिया, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, तब तो 100% न्यूक्लियर चेंज हो ही गया, डिफरेंट न्यूक्लियस बन ही गए। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, जरा इसको देखने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हीलियम के साथ मैंने एक्ट कराया, तो यहां से मुझे ऑक्सीजन मिल गया और अगेन हाइड्रोजन मिल गया। अब देखिए, रिएक्टेंट साइड के दोनों एलिमेंट अलग हैं, नाइट्रोजन एंड हीलियम, और जो प्रोडक्ट साइड है उसमें भी मेरे को दो अलग अलग एलिमेंट मिल रहा है, दो अलग अलग न्यूक्लियस मिल रहा है, और दोनों ही स्टेबल है। ये भी मजेदार सी बात है, न्यूट्रॉन भी स्टेबल है, हीलियम भी स्टेबल है, एज वेल एज ऑक्सीजन भी स्टेबल है और हाइड्रोजन भी अगेन स्टेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। हाइड्रोजन कहते हैं, चलो इसको प्रोटॉन कहते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये जरा हम लोग देखने की कोशिश करें। जैसे सबसे पहला, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम हमारा चेंज नहीं होता। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारी चेंज होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। आप यहां भी अगर देखेंगे तो इसको मैं बैलेंस करके देख सकता हूं, 7 + 2, यहां मेरे को मिलता है प्रोटॉन्स का नंबर 9। रिएक्टेंट साइड में प्रोटॉन्स का नंबर मिलता है 9, और प्रोडक्ट साइड में प्रोटॉन्स का नंबर मिलता है अगेन 9। बिल्कुल इसी तरह से मैं मास नंबर की बात करता हूं। मास नंबर में नो डाउट क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, तो ये हो गया 14 + 4 18, और अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करता हूं तो दैट इज अगेन 18। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां कंजर्व रहेगी। इस बात को सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, चार्ज की बात करता हूं। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन्स का रोल है, और प्रोटॉन मेरे कंजर्व रहते हैं, यानी वो चेंज नहीं होते, तो चार्ज भी यहां पे कंजर्व रहेगा। एज वेल एज एनर्जी की बात मैं डियर स्टूडेंट्स करूंगा, तो यहां देखिए एनर्जी अगेन मैं बात करूं तो यूनिवर्सल एनर्जी कंजर्वेशन रूल्स में पढ़ के आया हूं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी यहां पे कंजर्व रहेगी। लेकिन हां, एक बात जरूर मुझे यहां समझनी होगी या काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मास है, देखिए मैंने कहा मास नंबर सेम रहेगा, लेकिन मास सेम रहेगा ऐसा नहीं है। ये शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे कि किसी भी रिएक्शन के अंदर मास चेंज हो रहा है। यस डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, किसी भी तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन हो, उसमें कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट होगा ही होगा, यानी जो रिएक्टेंट साइड का मास है वो हमेशा कम होगा, सॉरी जो रिएक्टेंट साइड का मास है वो हमेशा ज्यादा होगा ऑलवेज किससे, प्रोडक्ट साइड के मास से, या मैं इसको PR लिखूं, PM लिखूं सॉरी, तो दैट इज मास ऑफ प्रोडक्ट साइड और दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड का मास जो है वो हमेशा प्रोडक्ट साइड के मास से ज्यादा होगा, और जो ये डिफरेंस है, क्या मास ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट साइड, इसी को मैं डेल्टा M कहता हूं, और ये डेल्टा M ही मेरा नया टॉपिक बनाता है, दैट इज मास डिफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी मैंने तो डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं, मुझे पता है ये बात, न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों में ही मास डिफेक्ट जरूर होगा, और मास डिफेक्ट को निकालने का तरीका ये होगा, और डेल्टा M से मैं इसको डिनोट करूंगा। इवन दैट आगे की कहानी, जो भी मास मेरा डिफेक्ट हुआ है ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और यहां एनर्जी जो मेरे को मिलेगी वो मिलेगी डेल्टा M × C²,
डियर स्टूडेंट्स ध्यान रहे, डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड e इज द एनर्जी रिलीज्ड। अगर मैं इन सबको SI सिस्टम में ले लूं तो निश्चित रूप से मुझे यहां पे बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिलता है और मैं बड़े आराम से यहां एनर्जी कंप्यूट कर सकता हूं। इवन इस इक्वेशन को आइंस्टीन ने दिया था, तो इसे हम लोग आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस के नाम से भी जानते हैं, या आइंस्टीन मास एनर्जी रिएक्शन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है तो काफी पुराना, लेकिन आप लोगों के लिए, आपके सामने बस रिकॉल करने के लिए ये चीज मैंने यहां सारी की सारी लिख रखी है। अब मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका जो है, जो अभी मैंने बताया था, वो रॉ मेथड था। इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा। अभी मैंने लिखा था क्या, रिएक्टेंट मास माइनस प्रोडक्ट मास इज इक्वल्स टू डेल्टा एम। डियर स्टूडेंट, रिएक्टेंट मास मैं कैसे निकालूंगा? रिएक्टेंट मास मैं ऐसे निकालूंगा, यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये रिएक्टेंट साइड के हैं, माइनस मास ऑफ प्रोटॉन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये मेरा प्रोडक्ट साइड का है। अब देखिए, मैंने यहां नंबर मेंशन नहीं की कि कितने नंबर कितने नंबर कितने नंबर। ऑब्वियसली यहां पे भी मेरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना है, यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है, एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में जो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं यहां प्रोडक्ट साइड में मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये मेरा एक्शन कंप्लीट होगा। इस चीज को मैं यहां लिख सकता हूं, दैट इज डेल्टा एम मास डिफेक्ट Zm प्लस ए माइनस Zm माइनस m। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। दैट इज द concept for reactant side mass and that is the concept for product side mass। फॉर्मूला है, मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, लेकिन जो समझना है वो यही है क्या, कि जो रिएक्टेंट साइड का मास है वो ऑलवेज ज्यादा होगा प्रोडक्ट साइड के मास से, और जो डिफरेंस है उसी को मैं कहूंगा क्या, मास डिफेक्ट। अब चूंकि यहां मास काफी छोटी क्वांटिटी में डिफेक्ट होता है, तो हम लोग इसको जनरली AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट के साथ ही ट्रीट करते हैं, उसी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। SI सिस्टम में लिखना थोड़ा भारी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम लोग SI सिस्टम में ही इसको कंसीडर करें। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस मास डिफेक्ट के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल। एग्जांपल 3 क्या कहता है, एक्सप्रेस वन एटॉमिक मास यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स, फर्स्ट इन जूल देन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Using this express the mass defect of 8 oxygen 18 in million electron volt। NCERT का क्वेश्चन है। तो अभी इसमें मास डिफेक्ट का तो बहुत कुछ नहीं आया डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हम पीछे जो कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये E इक्वल्स टू MC स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन किया था। वही क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अगर मैं मास को यहां वन एटॉमिक मास के टर्म्स में लेता हूं, जैसा कि न्यूमेरिकल में दे रखा है, दैट इज 1.66 into 10 to power minus 27 मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर की बात करता हूं तो दैट इज 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिल जाएगा किसका, एनर्जी का। और चूंकि ये भी SI में ये भी SI में, तो एनर्जी मेरे को किस में मिलेगी, जूल में मिलेगी। डियर स्टूडेंट, दूसरी तरफ मेरे पास कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो मैं आपको शेयर कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल से मैं रिप्लेस करता हूं, दैट इज 1.6 into 10 power minus 19 जूल। तो अगेन यूनिटी सिस्टम लगा करके 12 रुपए के 12 केले, 1 रुपए का 1 केला, 7 रुपए के 7 केले। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यहां से अब कैलकुलेट नहीं करूंगा, बच्चों वाला काम तो आप ही को करना है। यूनिटी सिस्टम लगा करके आप लोग जो भी यहां जूल में आंसर आता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जहां तक 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कांसेप्ट है, तो मिलियन m स्टैंड फॉर 10 to power 6। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो क्वांटिटी आई है उसको 10 to power 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। अब कमजोर दिल वाले बच्चे सोच रहे होंगे, सर ने तो ओरली क्वेश्चन करा दिया, हमें तो बहुत देर लगती है। बच्चों, आप 12th में आ गए, आपको निश्चित रूप से अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा फास्ट करना है। जहां तक
कंप्लीट कैलकुलेशन का प्रश्न है, तो वो मैंने यहां आगे आपको दे रखी है। आप अपनी कैलकुलेशन करने के बाद इसके साथ उसको मैच जरूर कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कॉपी किया तो आप तीसरी क्लास का काम कर रहे हैं, आप अभी 12th में पहुंचे ही नहीं है। तो डू नॉट कॉपी, सिंपली यू हैव टू कंप्यूट इट, यू हैव टू कैलकुलेट इट विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग योर मोबाइल फोन प्लीज, वरना तो मोबाइल होशियार हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन कच्ची रह जाएगी, जैसे कि अब तक आप महसूस कर रहे हो। फाइनल एग्जाम में भी कैलकुलेशन सही से नहीं हो पाएगी। तो आप अभी भी मौका है गुड मॉर्निंग का, गुड मॉर्निंग बोलिए और क्वेश्चन को अपने आप से लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे। इट्स अगेन वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हालांकि सीबीएसई नॉर्मली हम लोगों से टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमने यहाँ पे दे रखी है उसके बारे में नहीं पूछता, वो सिर्फ दो ही टाइप जानता है या दो ही टाइप्स के बारे में आपसे डिस्कस करता है, वो है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज अगर कभी उसने हॉट्स बना दिया, यहां से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन बना दिया, तो फिर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, जरूरी होगी। तो जिनको 100 आउट ऑफ 100 लाना है या 70 आउट ऑफ 70 लाना है, दे मस्ट डू इट। स्टूडेंट्स, पहली रिएक्शन है अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड रिएक्शन, यानी इन रिएक्शंस में अल्फा पार्टिकल का रोल जरूर होगा। एक अल्फा पार्टिकल आपको जरूर ही यहां पे डालना होगा। और यहां न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में एक बात मैं और भी क्लियर करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन की तरह से बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं है। केमिकल रिएक्शन तो कोई भी आप अपने मन से भी बनाते हो, लेकिन यहां जो पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो बहुत कम है। तो आप अगर इनको रोट मेमोरी में भी डालते हो तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारी नहीं है, ये बहुत थोड़े से नंबर में है। तो हम लोग यहां बात कर रहे थे अल्फा पार्टिकल इंड्यूस की। तो ये मैंने पहला रिएक्टेंट लिया, इसको अल्फा पार्टिकल के साथ ट्रीट किया और मेरे पास कार्बन बन गया। सेम कॉन्सेप्ट, दूसरा रिएक्टेंट लिया मैंने, अगेन अल्फा पार्टिकल लिया, मेरे को फिर यहां पे रिजल्टेंट में एक न्यूट्रॉन मिल गया। इसी तरह से ड्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन की बात हम लोग करेंगे, तो इसमें एक ड्यूट्रॉन जरूर होगा। ये ड्यूट्रॉन मेरे पास है, ये ड्यूट्रॉन मेरे पास है। अब इसमें ज्यादा कुछ मेरे कराने के लिए नहीं है, क्योंकि आप इनको सीधे सीधे अपनी रोट मेमोरी में डाल सकते हैं। और जो लॉस मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड बताए हैं कि न्यूक्लियॉन्स का नंबर मेरा कंजर्व रहता है, मास मेरा डिफेक्ट होता है, होगा जी, इसमें भी होगा, नहीं कर रखा वो एक अलग बात है, लेकिन मास जरूर डिफेक्ट होगा। और न्यूक्लियस मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के अलग अलग होते हैं। तो ये बात मुझे फॉलो करनी है और इनको एज इट इज अपनी मेमोरी में डाल लेना है। प्रोटॉन इंड्यूस की बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन जरूर होगा। इसी तरह से न्यूट्रॉन इंड्यूस की बात करेंगे, जैसा मैंने बताया था कि देखिए न्यूट्रॉन से इंड्यूस करना बड़ा आसान सा काम है। तो आपको न्यूट्रॉन इंड्यूस में काफी सारी रिएक्शंस मिल रही हैं। इसी तरह से गामा रेज की बात हम लोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये गामा रेज क्या होती है ऐसा हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लीजिए ये सिर्फ एनर्जी पैकेट्स हैं जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, और ये जब किसी न्यूक्लियस पे जाकर के टकराएंगे, उसको एनर्जिएट करेंगे, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के चेंजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसी को लेकर के ये गामा रे इंड्यूस्ड रिएक्शंस हैं। दो रिएक्शन हमने यहां पे दे रखी हैं, दोनों रिएक्शंस आप चाहें तो अपनी मेमोरी में डाल सकते हैं। इस तरह से आज की क्लास बड़ी छोटी सी थी लेकिन इंफॉर्मेटिव थी। आई होप सो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे यहां से तैयार करने का मौका मिलता है। वर्कशीट मैं जल्दी ही सर्कुलेट करूंगा, आप उस वर्कशीट की हेल्प से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, या फिर जो आपका एवरी संडे टेस्ट कॉन्सेप्ट है उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस इस तरह के मिल जाएंगे। आप उनको करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने एक्चुअल में कितना पढ़ा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।